धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पत्रकारिता में जब आया था तब भी और जब नहीं आया था तब भी एक लाइन मीडिया के बारे में हमेशा बोली और सुनी है कि भाई मीडिया का काम है माध्यम का, सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का और जनता की समस्याओं को सरकार तक उसके सामने लाने का, रखने का। लेकिन आज मीडिया सिर्फ सिमट के रह गया कुछ राजनीतिक बयानबाजियों के बीच। नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया, अमित शाह ने ये कह दिया है, ममता बनर्जी ने उसके जवाब में ये कह दिया या अलग से कुछ कह दिया, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, मायावती लालू कुछ बोल रहे हैं। इसके आसपास तमाम चीजों को समेट के रख दिया गया है। ये आप लोग समझिए एक साजिश है, लेकिन असल जो काम है मीडिया का वो छोड़ दिया गया। हम भी लोग छोड़ चुके हैं। हालांकि हमारी दुश्वारी ये है कि हमारे पास उनकी तरह बड़ा सारा मॉल नहीं है, हम छोटी सी दुकान चला रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई कुछ राजनीतिक मुद्दे जो हैं वही आपके सामने रखें और हम भी जनता की, आम लोगों की जो दिक्कत है वो आपके सामने नहीं रख पाते। लेकिन अब एक सिलसिला शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत बंगाल की धरती से करने जा रहे हैं। प्रोग्राम का हमारे नाम रहेगा बात आम आदमी की। तो आम आदमी अपने आसपास के माहौल में किस तरीके की दुश्वारियां, दिक्कतें देख रहा है और उनको हल कराने के लिए क्या क्या उसके सामने जो उलझने हैं, मतलब अधिकारी सुनते नहीं हैं या जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बातें कुछ करते हैं, आम आदमी उनके बारे में क्या सोचता है, तो वो कहना क्या चाहता है, इन्हीं तमाम की शुरुआत करेंगे। कोलकाता से हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रही हैं शबनम परवीन। शबनम परवीन उस वक्त सुर्खियों में आई जब कोलकाता के अंदर शाहीन बाग चल रहा था। आप जानते हैं ना, सीएए एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग शुरू हुआ दिल्ली से, लेकिन उसके बाद पूरे देश में फैल गया। ये घरेलू महिला है, इनके परिवार में 4 बच्चे हैं, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने उस आंदोलन में जाना शुरू किया और उसके बाद इन्हें लगा कि इन्हें भी बोलना चाहिए। समाज में आसपास में जो घट रहा है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए और आज ये अपनी तमाम कोशिशों में लगी रहती हैं। इन्होंने ही सामने से संपर्क किया और इन्होंने कहा कि कुछ कहना चाहती हैं उन ममता बनर्जी के बारे में जो रात दिन बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि जब से वो आई हैं उन्होंने बंगाल का बहुत विकास कर दिया है, लेकिन नशा एक इतना बड़ा मुद्दा है वहां कोलकाता के अंदर, उस पर लगाम नहीं लग पा रही है। तो ये भी एक महिला है और ममता बनर्जी भी एक महिला है और अगर बंगाल के बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं तो ये दोनों वाकई में चिंतित होनी चाहिए। लेकिन ये तो चिंतित हैं, पर क्या ममता बनर्जी भी चिंतित हैं? तो ये ममता बनर्जी को जो है वो एहसास दिलाने के लिए क्या कहना चाहती है, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। मैंने आपका बारे में सही जानकारी दी कि कुछ गलत जानकारी दी? नहीं, बिल्कुल सही जानकारी आपने दिया है। जो भी मेरे बारे में बताया बिल्कुल सही है और सच है जी। आप एक घरेलू महिला हैं, इससे पहले आपका कोई लेना देना नहीं था शाहीन बाग से पहले इन चीजों से? जी नहीं, कोई लेना देना नहीं था। शाहीन बाग जब शुरू हुआ तो उस वक्त हम आंदोलन में जाना शुरू किए और आहिस्ते आहिस्ते मेरे अंदर, दिल के अंदर एक जज्बात जागा कि नहीं, हमें भी जाना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए, हमें भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद मेरे दिल में एक जज्बा जागा जिसकी वजह से आज हम आपके सामने बैठे हैं और कुछ बोलना चाहते हैं। क्या आपके घर वालों को डर नहीं लगता है जिस तरीके से आप मुखर होके ये नशे के जो कारोबार है, व्यापार है, उसके खिलाफ आवाज उठा रही हैं, वो आपको नहीं समझाते हैं? जी, मेरे घर वाले हमें समझाते हैं, लेकिन मैंने उनको, अपने घर वाले को ये समझाया है, वो उनको बताती हूँ। कुछ काम मैं उनसे छिप के भी कर लेती हूँ, मैंने उन्हें नहीं बताना चाहती हूँ। तो उनको मैं ये कहना बोलती हूँ अपनी ज़बान में और अपनी समझ के हिसाब से कि अगर आज आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा नशा में डूब रहा है, तो आप देख के साइड जो उस तरह से कतरा रहे हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है, मेरा ये दिल बोलता है कि मैं भी एक माँ हूँ और ये हिंदुस्तान की धरती में रहती हूँ, तो हिंदुस्तान के जितने बच्चे हैं सब मेरे माँ हैं और सब लोग मेरे भी बाप माँ हैं और वो बच्चे भी मेरे माँ बच्चे हैं। तो मैं ये सोचना चाहती हूँ कि अगर हर इंसान ये सोचना शुरू कर देगा कि जो लोग जो कर रहे हैं उसे करने दो, हमारा बच्चा नहीं कर रहा, हमारा घर का नहीं कर रहा है, उससे क्या होगा? उससे हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल खत्म हो जाएगा और जो हमारे जो उगते हुए बच्चे, जो सितारे हैं, जो सूरज हैं, वो सूरज बिल्कुल डूब जाएगा। तो हमारे हिंदुस्तान को कौन बचाएगा? कल हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे नशे में डूब जाएंगे, तो हमें कौन बचाएगा? आज हम अपने बच्चों को बचा के अपने गले से लगा के रखे हैं और दूसरे को, बच्चे को डूबते हुए देख रहे, तो वो हमें अगर एहसास नहीं हुआ तो ये हम असली मां नहीं है। ये मेरा अपना सोच है और ये मेरा अपना समझ है कि तब हम असली माँ का जो दर्जा वो हम मां नहीं है। ठीक है,
आपकी बात सुन के मुझे थोड़ी हंसी आई, लेकिन मुझे खुशी इसलिए है, इसलिए मेरे होठों पे हंसी आ गई कि आप अभी बता रही थी घरेलू महिलाएं। सोचिए, ये घरेलू महिलाएं जो हैं, ये किस तरीके से समाज को देखती हैं, देश को देखती हैं और समझती हैं, लेकिन क्योंकि मौका नहीं मिल पाता, हमेशा अपने बच्चे घर परिवार में लगी रहती हैं। लेकिन आप सोचिए कि शबनम परवीन को मौका मिला, वो शाहीन बाग पहुंची और उनके अंदर की छुपी हुई जो प्रतिभा है वो उभर के सामने आ रही है। आपने उनके तमाम अभी तक के बयान सुने होंगे, जो जो बातें उन्होंने बोली हैं। क्या लग रहा है कि वो एक घरेलू महिला, ऐसा लग रहा है जैसे एक नेता या कोई समाज सेवी धुरंधर तरीके से अपने तेज तर्रार अंदाज के साथ बोलता है। आप ये नशे वाली चीज को ही क्यों इतना छूना चाहती हैं? और भी तो मसले मसाइल हैं। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें अपने चैनल में मौका दिया, क्योंकि हमने बहुत चैनल से राब्ता किया है, बहुत चैनलों से मैंने राब्ता किया है कि आप एक बार हमें मौका दे, मुझे बोलने का मौका दे कि मैं बोलना चाहती हूँ। क्योंकि मैं बोलना इसलिए चाहती हूँ कि अगर हर लोग की आवाजें अगर बंद हो गई तो हमारा हिंदुस्तान फिर हिंदुस्तान नहीं रहेगा। वही जो अंग्रेज के जमाने में जो होता था वही होना शुरू हो जाएगा, और वही हो रहा है। तो इसलिए हमने बहुत चैनल वालों से मेरा राब्ता हुआ। दलित चैनल, उन्होंने एक किसान आंदोलन के टाइम में हम वहां गए थे, तो उन्होंने हमसे एक इंटरव्यू किया था, बहुत अच्छा, उन लोग को बहुत पसंद आया। लेकिन फिर दोबारा जब हमने उनको बताया अपना प्रॉब्लम कि मैं अपने इलाके के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, प्लीज आप इसको जगाएं, इसको जनता इसको सरकार के तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि आज क्या हो रहा है बंगाल में। लेकिन हमें मौका नहीं मिला। तो ये मौका देने के लिए मैं आपकी इतनी शुक्रगुजार हूं कि मैं आपको बताने तहे दिल से आपको खुशामदीद और आपको सलाम करती हूँ कि आपने बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार और भरोसे के लिए। लेकिन हम लोग जो बंगाल की खबरों का ताजा बुलेटिन करते हैं, उसकी वजह से आपने धाकड़ खबर को पहचाना, या इसके अलावा पहले से भी आप धाकड़ खबर को देखती आ रही हैं? जी, मैं पहले से भी धाकड़ खबर को बहुत देखती थी। देखिए, मेरा पसंदीदा खबर है धाकड़ खबर हुआ, दलित चैनल हुआ, और एक नेशनल दस्तक, वो मैं देखती हूँ। मैंने ये सब चैनल मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये लोग बहुत बेबागी से और बहुत निडर से जो बोलते हैं, अगर इनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए तो मेरे ख्याल से आज जो हमारा हिंदुस्तान का हाल है वो नहीं होगा। चलिए, मैं ये मेरा आपका मानना। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं आपके नशे वाले मुद्दे को। तो कौन सा नशा आपके यहाँ के आस पड़ोस के बच्चे कर रहे हैं, किस उम्र के बच्चे कर रहे हैं, और कहाँ से उनको नशे की सामग्री तमाम चीजें मिलती हैं? देखिए, यहाँ पे नशा करने वाले में 100 में 99% 15, 16, 17, 20, 21, 22 साल के बच्चे हैं। और ये नशा को जो सामान है खुले आम दवा की दुकानों में बेचा जा रहा है। ये नशा मतलब ऐसा नहीं है कि नशा है, जैसे कि कॉरेक्स सिरप है, नशा का टैबलेट है, डेनराइट है, इंजेक्शन है, ऐसा है कि मतलब खुले आम बिक रहा है। और ये दिल को दिल को धड़काने वाली जो चोट पहुंचा। एक दिन हम फजर के वक्त, मतलब मेरी आदत है मॉर्निंग वॉक करने की, मैं सुबह में मॉर्निंग वॉक फजर की नमाज पढ़ने के बाद जाती हूँ। मैं तो थोड़ा, मुझे गैस का प्रॉब्लम है, तो कभी कभी मैं दवा ले लेती हूँ, कभी जब मुझे जरूरत महसूस होता है। तो मैं एक दवा के अपने मोहल्ले की एक दवा की दुकान में गई और जाके वहां खड़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद एक नौजवान बहुत ही खूबसूरत बाइक से उतरा, देखने में बहुत ही हैंडसम। उतरने के बाद वो उतरा, मैं खड़ी थी, हमसे पीछे आया और वो दवा दुकान वाला उसको 6 कॉरेक्स का सिरप निकाल के दे दिया। वो बंदा पैसा दिया और लेके चला गया। लेकिन मैंने उस दुकानदार से ये पूछा, उस दुकान में 17 से 18 साल का लड़का बैठा हुआ था, उससे हम पूछे कि बेटा ये बताओ, इंसान को अगर खांसी होता है तो 1 सिरप चाहिए या 6 सिरप चाहिए? हम उससे पहले आके खड़े, तुम हमको दवा नहीं दी, और वो बाइक से उतरा, बिन बोले बिन बताए तुम उसको दवा बता दिए। तो देखिए, इतना मतलब नशा बेचने वाले इतने पावरफुल हैं कि वो छोटा सा बच्चा, मैं जब उसको ये बोली कि मैं जाके तुम्हारे नाम से थाना में कंप्लेन करूंगी, वो मुझे जवाब में इतनी खूबसूरती से बोला कि जाइए कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप यकीन नहीं कि जैसे मेरे पूरे बदन में सहम गई। ठीक है, आपके सामने जो वो सीन घटा उसे आप नशे से जोड़ रही हैं, लेकिन इस बात को आप कैसे प्रूफ करेंगी? हो सकता है वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लाया, वो उसको जरूरत हो, या वो कहीं छोटा मोटा कोई क्लिनिक चलाता हो, इस वजह से वो 6 बोतलें। मैं ये प्रूफ के साथ कह सकती हूँ कि ये नशा प्रिंसिप घाट, बाबू घाट, जहां जहां पार्क है वहां पे बच्चे बैठ के कॉरेक्स सिरप पीते हैं। ये चीज को हमने अपने आंखों से देखा है। और प्लस जब बच्चे ड्रग्स और गांजा लेते हैं वहां बैठ के, हम लोग जब मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो जो पुलिस गार्ड वगैरह सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, उसको भी हम लोगों ने बहुत 2-4 औरतें मिलकर कंप्लेन किया कि भैया आपके पास वर्दी है तो आप मेहरबानी इन बच्चों को डांटिए। तो अरे हम क्या करें,
तो अगर प्रशासन ये बोलेगा हम क्या करें, तो मेरा आपके माध्यम से ये सरकार को ये मैसेज देना है कि कोई जरूरत नहीं है किसी पार्क में किसी सिक्योरिटी गार्ड रखने का, किसी पुलिस वाले को रखने का। क्या जरूरत है? सरकार अपनी जेब से पैसे निकाल के इन लोगों को तनख्वाह दे रही है। जब ये कुछ करेंगे ही नहीं, झूठ मूठ बैठ के पेपर पढ़ेंगे, चाय पियेंगे और बीड़ी फूकेंगे, तो बेहतर है कि इन लोग को हटा दिया जाए। ममता बनर्जी से सीधे तौर पर आप नाराज हैं इस पूरे मामले को लेकर, तो इसमें ममता बनर्जी से क्यों नाराज हैं आप? ममता बनर्जी से इसलिए नाराज है कि ममता बनर्जी को हम लोगों ने एक औरत और एक बीजेपी से बचने के लिए, सच बात बता रही है आपको, कि आज लोगों ने जब बंगाल में ममता बनर्जी को लाया है, लाने का मेन मुद्दा ये है कि लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया और ये हम लोगों का सोच हो गया कि अगर बीजेपी आएगी तो बद से बदतर हो जाएगी बंगाल की हालत। इसलिए लोगों ने ममता बनर्जी को वोट दिया ताकि ममता बनर्जी आए, ठीक है। लेकिन ममता बनर्जी आई है, ममता बनर्जी हो सकता है सिस्टम से काम कर रही है, लेकिन उनके जो पीछे जो लोग हैं, जो चमचे हैं, वो नहीं कर रहे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको पहुंचाना चाहती हूँ कि अगर हो सकता है, मैं ममता बनर्जी को नहीं कह रही हूँ कि ममता बनर्जी करवा रही है या कर रही है, वो ऑर्डर दे रही होगी कि जाओ ये काम इस मुद्दे में करना है, लेकिन उनके जो चेले चपाटे हैं वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे एक सवाल उठाया और काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आपने कहा कि हमने ममता को जिताने के लिए वोट नहीं किया, भाजपा को हराने के लिए वोट किया, तो ये क्या पूरे बंगाल का नैरेटिव है? क्या ये पूरे बंगाल का यही नैरेटिव है? पूरे बंगाल में यही लोगों के दिल में ये डर, एक दहशत पैदा हो गई थी कि बीजेपी हो सकता है बंगाल को बद से बदतर बना दिया जाए, और खास करके हम मुसलमानों को। तो आपके चैनल से हम अपने मुसलमान भाई और बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि ये भाजपाई या बीजेपी के शिकार सिर्फ हम मुसलमान नहीं है। हम मुसलमानों के कंधे पर रख के बंदूक चला जा रहे, इसमें दलित, पिछड़े, जितने भी छोटे जाति के लोग हैं, हिंदू सब रहेंगे। आज से कुछ जमाना पहले जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते थे तो उसमें ये पढ़ते थे कि छोटे जाति जमीन में बैठेंगे, वो चप्पल नहीं पहन सकते, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। तो जो ये सोच रहे हैं छोटे जात के जो हिंदू लोग हैं, जो सोच रहे हैं कि हम लोग को कुछ नहीं होगा, तो ये हम लोगों से बदतर जिंदगी उनकी हो जाएगी। उन्हें पास ठीक है, आप चलिए दूसरे मुद्दे की तरफ जा रही हैं, उस पर कभी किसी और दिन बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप किसी और मुद्दे की तरफ जा रही हैं, उस पर फिर किसी और दिन विस्तार से बात करेंगे। यहाँ हम सिर्फ नशे पर बात कर रहे हैं। तो ठीक है, मान लीजिए वो मेडिकल स्टोर वाले ने आपकी बात का नोटिस नहीं लिया, पुलिस वाले ने इनकार कर दिया, तो क्या आप किसी आला अधिकारी से मिली हैं इस मामले में? नहीं, हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को ये सब कंप्लेन किया, तो लोग बोलते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो राजनीति है नहीं, हम लोग के पास उतनी पहुंच है नहीं, तो अब हम लोग कुछ लोग से, जैसे कोई एमएलए है, कोई काउंसिलर है, उनसे बोलते हैं तसे देखिए इस चीज को रोकिए, ये बहुत गलत हो रहा है। अरे क्या करेंगे, अच्छा देखते हैं, इस तरह का मसला होता है। मतलब इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है जिस तरह से लेना चाहिए। आपने देखा होगा चैनलों में, अखबार में पढ़ा होगा, इकबालपुर, मोमिनपुर, हर जगह देखिए ये हादसा हो रहा है। 4 दिन पहले पेपर में देख दिया था, ड्रग्स लेने के चक्कर में उनकी माँ और भाई ने उनको डांटा, बच्चे को 25-24 साल का लड़का खुदकुशी कर लिया। ठीक है, तो ये हादसा बहुत मतलब कॉमन हो गया है, और ये ज्यादातर इकबालपुर, मोमिनपुर, इब्राहिम रोड, यहाँ हर जगह ये चीज व्यापार एकदम खुलेआम से हो रहा है। क्योंकि वहां भी जब हम लोग शाहीन बाग में जब जाते थे, बैठते थे, तो बहुत सारी लोग इकट्ठे होती थी, औरतें जिनसे हमारा दोस्ती हो चुका। तो जब मैं मैप पर बोलती थी, वो औरतें मुझे बताती, अब बोलती है कि शबनम देखो यहाँ खुलेआम नशा का व्यापार हो रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। तो है, आपकी बात बिल्कुल सही है, और यही पूरे देश का हाल है। अगर आप ऐसी चीजों को लेकर आवाज उठाते हैं तो सिस्टम आपका साथ नहीं देता है, और ना ही ये तो हाल दिल्ली का भी है, पूरे पंजाब का भी है, पूरे उत्तर प्रदेश, तमाम जगह का है। लेकिन ये चीजें रुकती नहीं, पर आप कम से कम इस बात को उठा रही हैं, तो हम आपसे यही अपील करेंगे, क्योंकि आपकी बात हमें लोगों के सामने लानी थी, और एक आम आदमी की बात जो है वो लोगों तक पहुंचानी थी, ताकि लोगों को ये लगे कि समस्याएं, चाहे वो बंगाल में बैठा हो, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बैठा हो, सबकी एक जैसी हैं। हम उम्मीद करेंगे कि जो ममता बनर्जी की सरकार है या उनका जो प्रशासन है, हमारी इस खबर को देखने के बाद थोड़ा संज्ञान ले, और जो नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को नशे का जो आदी बनाया जा रहा है, ऐसे मेडिकल स्टोर वाले जो ऐसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर तमाम ऐसी दवाइयों को बेच रहे हैं, इंजेक्शन बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, या वो खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझें कि थोड़े से पैसे कमाने के लिए आने वाली देश की नस्लों को ना बर्बाद करें। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। शबनम परवीन जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।